चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मल फिजिक्स का लेक्चर नंबर 1 है। अब ये थर्मल फिजिक्स का ये लेक्चर नंबर होना चाहिए कौन सा 9 है ना, 7 हो गया। और आज कौन सा लेक्चर था केटी जी का, लेक्चर नंबर 2 राइट। हाँ तो 8 होगा, ये 8 होगा। लेकिन इसमें हम लोग इसको अलग अलग कैटेगरी में कर दिया। थर्मल एक्सपेंशन अलग कर दिया है, केटी जी अलग कर दिया, और ये है थर्मो। थर्मो का है ये लेक्चर नंबर 1। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द इनर कन्वर्जन, क्या कह रहे हैं, inner conversion between heat energy and any other form of energy is known as thermodynamics। जब हम कह रहे हैं इंटरनल की बात कर रहे हैं, सिस्टम के अंदर कोई चेंज आ रहा है, ठीक है, और वो किसी हीट एनर्जी से किसी और फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो कहाँ जाता है, कौन सी ब्रांच में स्टडी होता है इसकी? थर्मोडायनेमिक्स। इन दिस ब्रांच ऑफ फिजिक्स वी डील विद द प्रोसेस इन्वॉल्विंग हीट, वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। In this branch of science, the conversion of heat into mechanical work and vice versa is studied। तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता देखेंगे और हीट को मैकेनिकल में कन्वर्ट होता देखेंगे। इसका वाइस वर्सा इसमें पढ़ेंगे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। कोई भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम कब कहलाता है? द सिस्टम व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। जिस भी सिस्टम में आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की मदद से उसको डिफाइन कर सके, वो सिस्टम कैसा होगा भाई? थर्मोडायनेमिक सिस्टम कहलाएगा। A specified portion of matter consisting of one or more substance on which the effect of thermodynamic variables such as temperature, volume, pressure are to be studied is called a system। तो ऐसा कोई भी मतलब आपका सब्सटेंस जिसमें एक से ज्यादा मिक्सचर भी हो सकता है, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं, वो कहाँ किस पे डिपेंड कर रही है? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो एक सिस्टम कहलाएगा। अ गैस इनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन इज अ सिस्टम। ठीक है, अगर आपने एक गैस को एक चैम्बर के अंदर क्या कर दिया, इंक्लोज कर दिया, और आपने एक पिस्टन लगा दिया, तो पिस्टन को आप कंप्रेस भी कर सकते हैं, एक्सपैंड भी कर सकते हैं, जिससे कि आप क्या चेंज कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंज कर सकते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? और प्रेशर इनसाइड द चैम्बर चेंज कर सकते हैं, टेम्परेचर ऑफ गैस चेंज कर सकते हैं। इसका मतलब क्या बना दिया आपने? एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्रिएट कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने देखिए ध्यान से फिर से रिलेट करवा दे रहा हूँ, कितना ही सिंपल और कितना ही प्यारा सा ये सिस्टम है। एक सिंपल सा चैम्बर है जिसके अंदर गैस थी, हमने क्या कर दिया, एक तरफ मूवेबल चैम्बर बना दिया। मतलब वॉल्स आपकी 4 वॉल होती है ना, उसमें से जो आपका अपर वाला है उसको मूवेबल बना दिया बाय यूजिंग अ पिस्टन। हमने क्या यूज किया है यहाँ पर? पिस्टन यूज किया है। ठीक है, पिस्टन की मदद से क्या हो रहा है, हम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर को चेंज कर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर को चेंज कर रहे हैं, कैसे? मोशन करा के, यानी कि मैकेनिकल वर्क हो रहा है। क्या कर रहा है? मैकेनिकल वर्क। तो एनर्जी लग रही है ना, और अब जब इनके बीच का गैप चेंज होगा तो एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल चेंज होगी, उससे वो हीट डिसिपेट करेगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो मैकेनिकल वर्क की वजह से प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में जो चेंज आएगा, यही हो जाएगा आपको थर्मोडायनेमिक में। जो आपकी कंपल्सन था कि क्या होना चाहिए, मैकेनिकल हीट में और हीट मैकेनिकल में। ठीक है, और पैरामीटर क्या होना चाहिए? प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, जो कि यहाँ पर होगा। जैसे ही आप कंप्रेस करेंगे, प्रेशर इनसाइड द चैम्बर विल इंक्रीज, वॉल्यूम विल डिक्रीज, टेम्परेचर विल राइज। ये सिखाया था ना, डेंसिटी बढ़ जाएगी। फिर दूर दूर कर देंगे, टेम्परेचर विल डिक्रीज, वॉल्यूम विल इंक्रीज, प्रेशर विल डिक्रीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक सिंपल इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। ठीक है, सो व्हाट वी कैन राइट इन दिस नोट्स में, थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, जहां पर आप प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में स्टडी करते हैं। और सिस्टम क्या होता है, ऐसा कोई भी एग्जांपल के फॉर्म में लिख सकते हो कि एक गैस चैम्बर को हमने, गैस को एक चैम्बर के अंदर एक पिस्टन की वजह से हम चेंज कर रहे हैं स्टेट को। तो ये लिख डालो फटाफट। ठीक है, ये लिखो, ये लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी करिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग क्या होता है? कोई भी चीज जो आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के आसपास है ना, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम व्हिच एक्सचेंजेस एनर्जी विद द सिस्टम एंड व्हिच टेंड्स टू चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इट्स सराउंडिंग। कोई भी चीज जो आसपास हो, जिस जो कि एक तो पहली बात तो एनर्जी का भी एक्सचेंज हो रहा हो, जैसे कि अभी हमारे सराउंडिंग में क्या है, अगर हमारी बॉडी एक सिस्टम है, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, सराउंडिंग में एयर मॉलिक्यूल है, वो क्या है, कंडेंस्ड है, या फिर टेम्परेचर बहुत लो है, तो कहीं ना कहीं वो चाहती है कि हमारे बॉडी से टेम्परेचर क्या हो, वो गेन कर ले, हीट का फ्लो होगा कि नहीं होगा, एनर्जी एक्सचेंज होगी कि नहीं होगी। हम वही एक्सचेंज रोकने के लिए हम क्या पहनते हैं, इंसुलेटर्स पहनते हैं,
ये इंसुलेटर क्या है, थर्मल इंसुलेटर है कि नहीं है। ये थर्मल इंसुलेटर की मदद से हम रोक रहे हैं उस हीट के फ्लो को, जिससे कि हमारी एनर्जी वेस्ट नहीं हो रही है और हमें बहुत जल्दी जल्दी भूख नहीं लग रही है। अगर आपको ठंड लगती है तो आपको भूख भी लगती है, क्योंकि ठंड लगती है तो आप ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बॉडी को रेगुलेट करने के लिए। जब बॉडी को क्या फ्यूल क्या है, हमारा खाना है ना, जब वो फ्यूल ख़त्म हो जाता है तो फिर हमें क्रेविंग में लगती है, जल्दी से कुछ खिलाओ, ठंड लग रही है ना, तो वो रीज़न होता है। हेटेरोजेनस सिस्टम क्या होता है, सिस्टम विच इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट इज सेड टू बी heterogeneous. Example, a system consisting of two or more immiscible liquid. Immiscible liquid होगा तो डेंसिटी सिस्टम की बदलेगी, आपका ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होगा। आप हर अलग अलग वॉल्यूम के पॉइंट पर जाएंगे तो आपको अलग अलग डेंसिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो ये कैसा हो गया, हेटेरोजेनस सिस्टम हो गया। व्हाट इज होमोजेनस, अ सिस्टम इज सेड टू बी होमोजेनस इफ इट इज कंप्लीटली यूनिफॉर्म थ्रू आउट। इसका मतलब है प्योर सॉलिड या फिर दो मिक्सिबल लिक्विड हो जाए, है ना, पूरी तरह से मिक्स हो जाए और फिर बना दे कुछ थर्ड प्रोडक्ट। अब वो कहलाएगा तो एक ही प्रोडक्ट ना। जैसे आपने क्या कर दिया, NaCl, NaCl पता है, उसको आप मिक्स कर दें, है ना, किसी भी आप क्या NaCl क्या होता है, एसिडिक होता है बेसिक होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, बेसिक होता है, पक्का सॉल्ट होता है। तो सॉल्ट एसिडिक होता है या बेसिक होता है, कॉमन होता है। अगर हम 4-5 और पूछते हैं तो केमिस्ट्री चेंज हो जाएगी आज तो जाने दो, ठीक है। आप कोई भी मिक्सचर बना रहे हैं, यहाँ बंदे को ध्यान से रखना कि वो कंप्लीटली मिक्सिबल होने चाहिए और उसके बाद पूरा स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, तभी यूनिफॉर्म डेंसिटी होगी, तो हम नया प्रोडक्ट हम उसको ट्रीट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर कह रहे हैं कोई भी सॉलिड प्योर सॉलिड होगा या फिर प्योर लिक्विड होगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ध्यान से कि डेंसिटी अगर यूनिफॉर्म लेनी है तो आपको कुछ थर्ड बनाना पड़ेगा, बाई प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए प्योर सॉलिड में सिर्फ सिंगुलर होगा, है ना, कोई भी एक ही मॉलिक्यूल क्या आइडेंटिकल होंगे, सारे मिलकर के एक बनाएंगे। जैसे मान लो आपका आयरन है ना, प्योर सॉलिड हो गया। तरीके से आपका हो गया कोई भी आपका लिक्विड आप ले लीजिए, आप क्या ले लेंगे, प्योर वाटर, क्या हो जाएगा, होमोजेनियस सिस्टम। Isolated system in which no exchange of matter and energy with the surrounding take place is said to be isolated system। जैसे हमने ये इंसुलेटर्स पहन के अपने आप को क्या कर दिया, आइसोलेट कर दिया, लेकिन अभी हमारे हाथ खुले हुए हैं, इसका मतलब यहाँ से एनर्जी चेंज हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मैं पूरी तरीके से पैक हो जाऊँ तो फिर क्या हो जाएगा, मैं आइसोलेट हो जाऊँगा कि मेरे बॉडी से कोई भी प्रकार का थर्मल रेडिएशन बाहर नहीं निकलेगा, मेरा हीट लॉस नहीं होना चाहिए। वही हो गया आइसोलेटेड, सराउंडिंग से डिटैच कर दो, है ना। तो ये हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आगे बढ़ जाएं, लिखना है, लिखो। चलो देखो नेक्स्ट, यूनिवर्स, द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। अगर हम सबको ले लें, जैसे यूनिवर्स ब्रह्मांड होता है ना, तो अगर हम अपने छोटे से एक लैब के अंदर बैठे हुए हैं तो जो भी सराउंडिंग में चीजें अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग द सिस्टम, वो क्या हो जाएगा, मेरा यूनिवर्स हो जाएगा, है ना। तो ये तो आपके ऊपर है कि आपकी कैपेबिलिटी कितना है कि आप यूनिवर्स को क्या मानते हैं। कुछ लोग अपने कमरे को यूनिवर्स मान लेते हैं, कुछ लोग अपने महल को यूनिवर्स मान लेते हैं, है ना, इसके आगे दुनिया नहीं है। कुछ लोग अपने ऑफिस और अपने घर को यूनिवर्स मान लेते हैं, और कुछ लोग जो है देखो स्पेस में जाकर घूम रहे हैं, है ना। जैसे वो इलॉन मस्क को खुजली है कि नहीं मार्स पे जाना है, यहाँ इंडिया में मतलब अपने अर्थ पे कुछ हो नहीं पा रहा है, हम लोग मार्स पे जाएंगे, मार्स के उनको लगेगा नहीं अब प्लूटो पे जाएंगे, तो उनका यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यूनिवर्स क्या है, जब भी सिस्टम और उसके सराउंडिंग, आप सराउंडिंग कितना बड़ा ले सकते हो आपके हिसाब से। थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या क्या होते हैं, जो मेन वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिशन, ठीक है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर एंड मास। ये आपको पता होना चाहिए, नोट करिए इसको। किया इसको, यहाँ पर कंपोजिशन का गलत सिंबल था, म्यू है, और यहाँ पे मास का एम। आगे बढ़ जाएं, चलो देखो थर्मोडायनामिक स्टेट क्या होता है। स्टेट ऑफ सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली बाय कंपोजिशन। आप किसी भी सिस्टम का स्टेट बता सकते हैं उसके कंपोजिशन से, टेम्परेचर से, वॉल्यूम से और प्रेशर से। अगर सिस्टम होमोजेनियस होगा तो उसका मास कैसा होगा, डेफिनेट, ठीक है, और कंपोजिशन क्या होगा, वो भी डेफिनेट होगा। Then the state of system can be described by the remaining 3 variables, namely temperature, pressure and volume. Definite कहने का मतलब अगर वो constant है तो फिर variables क्या क्या हो जाएंगे, 5 ही पैरामीटर्स हैं आपके सिस्टम में, ठीक है, कंपोजिशन, मास और बाकी प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। अगर कंपोजिशन और मास आपके फिक्स हो गए तो फिर आपका क्या हो जाएगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर ही डिफाइन करेगा सिस्टम को, क्योंकि वही वैरी करेगा। तो आपका जनरल इक्वेशन आपने पढ़ा हुआ है, PV इज इक्वल टू क्या पढ़ा था, म्यू आर टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ द सिस्टम is its condition and identified by two independent thermodynamic variable, that is pressure volume या फिर volume temperature या फिर pressure temperature। तो कह रहे हैं कि अगर आपको दो ही वेरिएबल से डिफाइन करना है तो आपको क्या होना चाहिए, कोई भी दो होने चाहिए पीवीटी में से, चाहे प्रेशर वॉल्यूम ले लो, चाहे प्रेशर टेम्परेचर ले लो, या फिर वॉल्यूम टेम्परेचर ले लो। ठीक है, ये लिखिए। देखिए इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द एनर्जी possessed by the system due to molecular motion and molecular configuration. The energy due to molecular motion is called internal kinetic energy, and that due to molecular configuration is called internal potential energy. जब भी आपका मॉलिक्यूलर मोशन होता है, मोशन आ गया तो काइनेटिक आ गया कि नहीं आ गया, ओरिएंटेशन आ गया तो उसकी वजह से क्या आएगा आपका इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब भी कॉन्फ़िगरेशन मतलब रेस्ट पे रहने वाला, रेस्ट एनर्जी जो होगी वो कहाँ जाएगी हमेशा से, पोटेंशियल, और मोशन होगा तो हमेशा कहाँ जाएगा, काइनेटिक। समझ में आ गया? लिख डालो फटाफट। उसके बाद अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो टोटल एनर्जी को हमेशा, अगर हम कोई चेंज लिखते हैं, किसी भी इंस्टेंट पर अगर हम चेंज लिखते हैं तो डी यू टोटल एनर्जी है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। यही तो होगा ना? ठीक है, ये कलर भी अच्छा दिख रहा है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए इसको। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि कोई आईएमएफ नहीं है, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं, इफ देयर इज नो आईएमएफ, तो क्या हो जाएगा आपका यूपी, क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, सिर्फ और सिर्फ आपके काइनेटिक एनर्जी पर करेगी कि नहीं करेगी। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके बराबर लिखिए, m इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV इंटू, फॉर्मूला वही है, ms डेल थीटा वाला ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब कंस्टेंट आ गया। अब कैपेसिटी जो है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम या फिर कांस्टेंट प्रेशर लेकर के चल रहे हैं, तो उसमें फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा। ठीक है, अब यहाँ CP और CV के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये किसके लिए है, फॉर आइडियल गैस। ये क्या है भाई, फॉर आइडियल गैस। ठीक है, CV लिख लीजिए अगर नहीं याद है तो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, dt क्या है, बहुत स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, dt क्या होगा, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, m क्या होगा, मास ऑफ सिस्टम। ठीक है, एंड कैपिटल M क्या होगा, हमेशा की तरह मॉलिक्यूलर वेट, है ना। ठीक है, तो हम मोलर हीट कैपेसिटी अगर लिखना चाहें तो कैपिटल CV क्या हो जाएगा, कैपिटल CV दैट इज मोलर हीट कैपेसिटी। इसको क्या कहते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी। अब बेटा ये सब याद करके ही क्लास में बैठिए तो आपको मजा आएगा पढ़ने में, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। तो क्या करेंगे हम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को अगर हम मास से मल्टीप्लाई कर दें मॉलिक्यूलर वेट से, तो हमें क्या मिल जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर हमने बोला फॉर म्यू मोल्स ऑफ आइडियल गैस, अब यहीं से आगे बढ़ेंगे, फॉर म्यू मोल्स ऑफ आइडियल गैस, ये क्या हो जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा बताइए। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी विल बी रिप्रेजेंटेड एज du इज इक्वल टू म्यू CV इंटू dt, म्यू CV इंटू dt लिख डालिए। अब यहाँ कैपिटल CV लिखना, ऊपर स्मॉल CV था, अब यहाँ कैपिटल CV। ठीक है,
डन। अब देखो यार स्मॉल सी वी और कैपिटल सी वी थोड़े से एक ही जैसे लग रहे, तो हम भाई को और छोटा कर देते, ये वाला भाई मेरा और छोटा हो जाए, है ना, और ये वाला उसके हिसाब से बड़ा है, ठीक है। चलिए आगे लिखिए। इसके अंदर हमने क्या क्या कर लिया था, हम लोग ने टोटल एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ म्यू मोल्स के लिए निकाल रहे थे, है ना। तो अब हम नंबर ऑफ मोल्स क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट है, क्या जाएगा CV इनटू dt, है ना, लिख डालो। फिर क्या आ जाएगा आपका इंटरनल एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लिखिए, ये फॉर्मूला हो गया, इंटरनल एनर्जी in the absence of intermolecular force is simply the function of temperature, is simply the function of temperature आगे लिखिए, एंड स्टेट ओनली, एंड स्टेट ओनली इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो। मतलब गैस मॉलिक्यूल किस पाथ पे आपके मोशन कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपका चेंज एनर्जी क्या हो जाएगा, U फाइनल माइनस U इनिशियल, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका बन गया, ये फॉर्मूला ये बन गया, ऊपर के फॉर्मूले थे, और लास्ट में आप चेंज निकालना चाहते हो तो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट का डिफरेंस से आप चेंज निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपकी हेडिंग है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। डन, चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस द प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम चेंज विद टाइम, ठीक है। Thermodynamic process said to take place if change occurs in the state of thermodynamic system। याद रखना कि जब आपके थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर स्टेट चेंज होता है, और आपका चेंज क्या आएगा भाई, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के अंदर चेंज आएगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तभी कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक प्रोसेस अकर कर रहा है। अगर हम साइन कन्वेंशन की बात करें, हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को स्टडी करने के लिए जो चेंज की बात करते हैं, हीट अगर गेन होती है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, हीट लॉस होगी तो नेगेटिव, वर्क डन होगा सिस्टम के द्वारा तो पॉजिटिव, वर्क डन सिस्टम पे होगा तो नेगेटिव, इंक्रीज होगा अगर थर्मल एनर्जी पढ़ा है ना DU, है ना, तो फिर क्या पॉजिटिव, डिक्रीज होगा तो नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ और पीवी डायग्राम, ठीक है। प्रेशर वॉल्यूम के अंदर जो चेंज है उसकी बात कर रहे हैं। देखिए इसमें लिखिए, इन द इक्वेशन ऑफ गैस, देखिए गैस इक्वेशन आपको पता है ना क्या है, PV इज इक्वल टू क्या है, म्यू आर टी, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे म्यू कांस्टेंट कर दें और आर कांस्टेंट कर दें तो फिर बचेगा क्या, पीवी और टेम्परेचर, यही तो है ना। अगर प्रेशर वॉल्यूम में डायरेक्टली किसके डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के ऊपर,
ठीक है। अगर हम कहते हैं इफ एनी 2 of 3 वेरिएबल्स, देखिए इफ एनी 2 of 3 वेरिएबल, 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं? प्रेशर कॉमा वॉल्यूम कॉमा टेम्परेचर, ठीक है। देखिए if any two are known, if any two or are known, अगर कोई भी दो आपको पता है, थर्ड कैन बी कैलकुलेटेड। इजीली कैसे? हमें म्यू और आर तो पहले से पता रहते हैं, ठीक है। पीवी डायग्राम क्या है? प्रेशर और वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम के रिस्पेक्ट में ये क्या होता है? ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो क्लियर है कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा तो आपका देखो ध्यान से, जब प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम कम, मतलब पिस्टन क्या हो रहा होगा? कंप्रेस कर रहा होगा सारे के सारे गैसियस मॉलिक्यूल को, तो प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। अरे यार एक चैम्बर ऐसे बना लो, ये ग्राफ समझना बहुत ही ज्यादा आसान है। एक चैम्बर ऐसे बनाइए आप, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा पिस्टन, ठीक है। अब ये इसके अंदर क्या हो जाएंगे? गैसियस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी स्टेट इसका ज्यादा है ना, वॉल्यूम ज्यादा है तो प्रेशर क्या होगा? कम। तो वॉल्यूम ज्यादा प्रेशर कम, कौन सा स्टेट आ गया आपका? ये, ठीक है। और अब इसको हम क्या करें? कंप्रेस कर रहे हैं, इसको क्या कर देंगे? कंप्रेस कर देंगे। वॉल्यूम कम तो प्रेशर ज्यादा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये आपका ग्राफ बन गया। देखिए पीवी डायग्राम, ठीक है, लिखिए पीवी डायग्राम या पीवी ग्राफ इज प्लॉटेड एज, पीवी ग्राफ इज plotted as taking V along, volume along x axis and pressure along y axis, ठीक है। पी आई वी आई क्या रिप्रेजेंट करता है? इनिशियल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर को, और पी एफ और वी एफ क्या रिप्रेजेंट करता है? फाइनल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम को, ठीक है। बस ये लिख लीजिए। नेक्स्ट है आपका साइक्लिक प्रोसेस। इतना बनाइए, अभी इंट्रोडक्शन चैप्टर का चल रहा है, फिर आएगा ये ग्राफ, फिर पढ़ेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए। Cyclic process. Cyclic process is a thermodynamic process in which the system returns to its initial state after undergoing a series of changes. कह रहे हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें आप जहां से जिस स्टेट से स्टार्ट कर रहे हैं प्रोसेस को, उसी स्टेट में वापस सिस्टम पहुंच जाएगा। ऐसे प्रोसेस क्या कहेंगे? साइक्लिक प्रोसेस। नॉन साइक्लिक क्या होगा? नॉन साइक्लिक प्रोसेस द प्रोसेस इन विच सिस्टम कभी रिटर्न ना कर पाए पुराने स्टेट पर, तो क्या हो जाएगा? नॉन साइक्लिक। क्वासी स्टेट या फिर इक्विलिब्रियम प्रोसेस क्या होता है? देखो क्वासी स्टैटिक इज ए थर्मोडायनामिक प्रोसेस व्हिच प्रोसीड एक्सट्रीमली स्लोली, बहुत स्लो रेट पर ये प्रोसेस होता है। फिर दैट एट एवरी इंस्टेंट ऑफ टाइम द टेम्परेचर एंड प्रेशर आर एट सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। कह रहे हैं कि आप इतना स्लो करो कि प्रेशर और टेम्परेचर का वेरिएशन ना के बराबर हो। इसे कहते हैं क्वासी स्टैटिक या फिर इक्विलिब्रियम, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नोट करिए। एंड एक और पढ़ लीजिए, फिर नोट करिए। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? ऐसा प्रोसेस जिसमें इन हीट एंड वर्क ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट आर एग्जैक्टली रीट्रेस्ड इन अपोजिट सेंस इन द रिवर्स प्रोसेस। जो आपने प्रोसेस किया इनिशियली उसको आप रिवर्ट कर पाओ, ऐसे प्रोसेस कहते हैं रिवर्सिबल, ठीक है। आगे देखिए, कह रहे हैं एंड
कह रहे हैं रिवर्स प्रोसेस एंड द सिस्टम एंड सराउंडिंग आर लेफ्ट इन देयर इनिशियल स्टेट। मतलब जब मैंने जैसे मान लो कि मैंने कोई चेंज करना स्टार्ट किया, जैसे मेरा पिस्टन वाला बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैंने पहले इनिशियल स्टेट को मार्क कर लिया कि यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रेशर वॉल्यूम हमने क्या कर लिया, वापस से नोट डाउन कर लिया, फिर मैंने इंक्रीज करना स्टार्ट किया, मैं इतना स्लो रेट पे कर रहा हूँ कि प्रेशर चेंज नहीं होने दे रहा हूँ, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, टेम्परेचर लेकिन सेम है, मतलब लॉस नहीं होने दे रहा हूँ कुछ भी मैं। बस मैंने क्या किया कि बहुत प्यार सबको बैठा दिया, एक करीब करीब बैठा दिया, फिर धीमे धीमे मैंने पिस्टन को वापस से ऊपर किया, जिससे कि हीट नहीं हुई। हीट क्या है, हीट इज अ लॉस ऑफ एनर्जी ना, तो मैं लॉस नहीं होने देना चाहता हूँ, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर भी डिस्टर्ब नहीं किया, और मैंने वापस से पिस्टन को पुरानी जगह पर, पुराने स्टेट पर लेकर के आया, प्रेशर भी लेकर के आया, वॉल्यूम भी वापस से सेम मेंटेन कर दिया, मेंटेनिंग द टेम्परेचर एज वेल। ये ऐसे प्रोसेस क्या हो जाएंगे आपके, रिवर्सिबल। समझ में आया? अब मैंने कहा कि द रिवर्सिबिलिटी इज एन आइडियल कंसेप्ट, ऐसा प्रोसेस हो नहीं सकता है, कैन नॉट बी रियलाइज्ड इन द प्रैक्टिस, द प्रोसेस व्हिच इज नॉट रिवर्सिबल इज इररिवर्सिबल प्रोसेस, इन द नेचर द प्रोसेस आर इररिवर्सिबल। जनरली ऐसा हो नहीं सकता कि पिस्टन ऊपर नीचे जाए तो फ्रिक्शनल फोर्स ना हो, होगा ही होगा, और जब भी आप क्या करेंगे, इंटरमोलिकुलर गैप कम करेंगे तो एनर्जी टेम्परेचर इंक्रीज होगा ही होगा, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। तो एक्चुअल प्रोसेस कैसे होते हैं, इररिवर्सिबल होते हैं। समझ में आया? अब तुम नोट डाउन कर लो, पीछे करना है आगे करना है, बस देखिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्क डन बाय थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो सिस्टम क्या है, हमने वही फिर से वापस से पिस्टन वाला सिस्टम बना लिया है ना। देखिए यहाँ पर कुछ आपका वॉल्यूम है, और ये प्रेशर, ये पिस्टन क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। हमने कितना मूव कराया इसको, dx मूव करवाया, तो फोर्स कितना लगेगा पिस्टन के ऊपर, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन। ठीक है, तो प्रेशर इनसाइड द चैम्बर इज, हमने कितना मान लिया है, P मान लिया, तो फोर्स निकल जाएगा, निकल जाएगा, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू force upon area, तो force is equal to pressure into area. One of the simple example of a thermodynamic system is a gas in a cylinder with a movable piston. If the gas expand against the piston, gas exert a force on the piston and displace it through a distance and does work on the piston. If the piston compresses the gas, when piston moved inward, work is done on the gas. तो बात वही हो गई कि आप साइन कन्वेंशन को याद होगा, उसको पता होगा, जब गैस के ऊपर हो रहा है तो क्या साइन कन्वेंशन होगा, और जब सिस्टम के ऊपर वर्क होता है तो क्या होगा, सिस्टम करेगा तो क्या होगा। बस वही बात है, पहले वाले में सिस्टम लगा रहा है फोर्स, दूसरे वाले में सिस्टम के ऊपर हम लगा रहे हैं फोर्स। ठीक है, ये है दोनों के केस में। ठीक, तो गैस एक्सर्ट करता है तो क्या करेगा, डिस्प्लेस कितना करेगा, मान लेते हैं dx डिस्प्लेस किया, फिर उतना ही हम भी डिस्प्लेस कर रहे हैं इधर से अंदर की तरफ, तो इसका मतलब फोर्स इस बार कौन लगा रहा है, हम लगा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, थ्योरेटिकली है, अभी इसका डेरिवेशन करेंगे। वर्क एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम चेंज, अब हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया। लिखिए इफ प्रेशर ऑफ गैस, लिखिए इफ प्रेशर ऑफ गैस pressure of gas on the piston is क्या है, P, कितना है, P. Then the force on the piston due to gas, then the force on the piston due to gas will be equal to क्या जाएगा, P into A, क्या जाएगा, P into A। अगर हम वर्क की बात करें, when piston is pushed by कितना, dx, ठीक है, dx आउटवर्ड, क्या आउटवर्ड, तो किसने वर्क किया, गैस ने वर्क किया। ठीक है, देन dw will be equal to what, f into dx, force into displacement। ठीक है, that is equal to pressure into area into dx। ठीक है, और a dx क्या रिप्रेजेंट करेगा, वॉल्यूम को, एरिया इंटू लेंथ किसको रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम को, तो जाएगा प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फॉर अ फाइनाइट चेंज इन वॉल्यूम v इनिशियल से, अब इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, फॉर अ, ये तो बहुत छोटा है, इन्फिनिटली स्मॉल है, फॉर अ फाइनाइट चेंज इन
वॉल्यूम V इनिशियल से V फाइनल। टोटल वर्क अगर किसी ने पूछ दिया तो क्या आ जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इज कांस्टेंट इंटीग्रेशन dV V इनिशियल से V फाइनल। तो P इंटू चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा, फॉर्मूला क्या आ जाएगा, P इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर प्रेशर भी वैरी कर रहा है, जैसे कि इस केस में मैंने प्रेशर क्या लिया, कांस्टेंट, पर वेरिएबल प्रेशर, तो क्या आ जाएगा, प्रेशर का भी अंदर ही इंटीग्रेशन के साथ रहेगा। दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला। Hence the work done by gas is equal to the area under pressure volume graph. Hence अगर आपको ग्राफिकली आंसर निकालना है कह सकते हैं hence work done by the gas is equal to area under PV curve. This is very important. कई बार डायरेक्टली ग्राफ से ही आंसर निकल जाता है बिना कैलकुलेशन के। समझ में आ रहा है, ग्राफ से आप एरिया निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे तो आपको वर्क मिल जाएगा। ठीक है, हमने पढ़ लिया वर्क। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ्स, अलग अलग केसेस के ग्राफ कैसे बनते हैं। देखिए पहला केस, देखिए वर्क एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम चेंज। ठीक, पहला वॉल्यूम क्या कर दिया, इसमें यहाँ पर कांस्टेंट रख दिया। पहले केस में हम क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, इसको बेटा ये डिलीट करो पहले तो, दिस इज इनकरेक्ट। यहाँ पर ये तो काम हो गया ना, हमने कर लिया इसको डिराइव, ये यहाँ कंटिन्यूएशन में आ गया है, लेकिन मैंने देखा ये गलत है। ठीक है, क्योंकि हम लोग तो ग्राफ्स पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखिए पहला ग्राफ क्या है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर चेंज करते रहोगे, वॉल्यूम इनिशियल V इनिशियल और V फाइनल क्या हो जाएगा, सेम। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जो भी आपका होगा वर्क, जो भी होगा, इधर देखो ध्यान से, वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बना था, P इंटू dV, और इंटीग्रेशन हमने कर दिया VI से VF। प्रेशर वेरी कर रहा है, अगर वॉल्यूम चेंज कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा बनेगा, सिर्फ और सिर्फ, है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट अगर हमने कह दिया वर्क क्या है आपका, 0, इनिशियल से फाइनल में आपका क्या वेरी करेगा, प्रेशर, क्या करेगा, प्रेशर। ठीक, यहाँ पर देखिए, अरे यार एक मिनट रुको जरा, मैं इसको सही करूँ क्योंकि ये गलत इंप्रेशन डाल रहा है। चलिए आगे बढ़ जाए। देखो नेक्स्ट केस में क्या कह रहे हैं हम, वॉल्यूम को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो कांस्टेंट वाला केस पढ़ लिया आप लोग ने, है ना। तो कांस्टेंट रहेगा तो सिर्फ प्रेशर वेरी कर सकता है, इससे वेरी ग्राफ। अब क्या कह रहे हैं हम कि वॉल्यूम क्या कर रहा है आपका, इंक्रीज कर रहा है, और हमने क्या कर दिया, प्रेशर को क्या कर दिया यहाँ पर कांस्टेंट, या फिर प्रेशर क्या है आपका वेरिएबल। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्या हो जाए आपका, एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सर प्रेशर क्या हो जाए, P इज कांस्टेंट इन फर्स्ट ग्राफ, और यहाँ पर P इज वेरिएबल एंड V इज ऑल्सो वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पर V क्या है, वेरिएबल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एरिया अंडर द कर्व V आपका क्या हो जाएगा, वर्क। तो इस केस में WAB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, जो भी है AB की लेंथ, है ना, और यहाँ पर फिर आपका V इंटू, इसको मान लो ऐसे, ये इसको C लिख दो, इसको लिख दो D इंटू VD, है ना। ये हमेशा वैल्यू इसकी ज्यादा होगी। और यहाँ पर क्या बनेगा, अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन मान भी लो तो एक यहाँ ट्रायंगल बनेगा, और एक अंदाज लेने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका हमेशा जो एरिया अंडर द कर्व होगा वो कम होगा कंपेरेटिव। कितना कम होगा, ये जो इतना एरिया रिड्यूस हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हो गया। यहाँ पर हमेशा WAB क्या है, स्टेटेड रीजन। यहाँ WAB क्या है, अगर दोनों का A और B की वैल्यू सेम है, मतलब प्रेशर यहाँ पर और प्रेशर यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर इसका वॉल्यूम चेंज भी सेम है, तो मैं कह सकता हूँ कि पहले वाले का एरिया ज्यादा होगा, दूसरे वाले का एरिया कम होगा। वर्क डन इधर ज्यादा होगा, उधर कम होगा। अब बात कर लेते हैं एक दूसरे केस की बात, कि अगर इसको देखना है तो WAB हमेशा नॉन जीरो वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और WAB स्टेटेड रीजन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट, वॉल्यूम क्या है इस केस में, डिक्रीजिंग। क्या कह रहे हैं, वॉल्यूम डिक्रीजिंग के केस में दो केसेस हो सकते हैं कि पहले क्या था आपका, अब क्या हो रहा होगा। अच्छा ये भी एक चीज लिखवा देता हूँ, कंप्रेशन हो रहा होगा। अगर पिस्टन पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। पिस्टन को कहाँ लेके जा रहे हैं,
बाहर लेके जा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्रेशर क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और कांस्टेंट भी रह सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर ये देखिए इस केस में कंप्रेशन करोगे तो पहले वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, बाद में वॉल्यूम कम आ जाएगा, एरो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इधर से इधर आ रहे हो, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज ही होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, जब आप करीब करीब ले आओगे तो प्रेशर क्या होगा, चैम्बर के अंदर बढ़ेगा या फिर कांस्टेंट भी हो सकता है क्वासी इक्विलिब्रियम वाली केस में। ठीक है, तो ये वाला यही दो पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ WAB क्या करेगा, वर्क हमेशा निगेटिव होगा कि नहीं होगा, लेस देन 0। शेडेड रीजन क्या करेगा, निगेटिव रिप्रेजेंट करेगा। अरे यार फाइन माइनस इनिशियल करते हो, इनिशियल आपका पहले ज्यादा है बाद में कम, तो हमेशा वैल्यू निगेटिव ही आएगी। साइक्लिक प्रोसेस क्या है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। अगर आप ए से शुरू कर रहे हो, बी पे जाते हो, फिर बी से वापस से ए पर आ जाते हो, है ना, तो कैसा है, जहां शुरू किया वहीं पर वापस साइक्लिक आ गया। W क्या होगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है? ये दो इसके ग्राफ पॉसिबल हैं, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका क्लॉक साइक्लिक प्रोसेस, तो यहाँ W साइक्लिक क्या हो जाएगा, WAB पॉजिटिव, WAB क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, एरिया निकालेंगे इसके अंदर का तो आपको शेडेड रीजन से आपको वर्क मिल जाएगा। ठीक है, वर्क AB इसको दो हिस्से में बांट दिया। पहले हमने देखो निकाला, कैसे निकाला अभी देख लो, इस समझ में नहीं आता जनरली लोगों को। देखो हमें ये चाहिए, ठीक है, इसको दो हिस्से में बांट दिया। यहाँ से ऐसे बनाया तो ये ग्राफ बन गया, फिर हमने ऊपर वाली लाइन को मिटा दिया और नीचे वाले को बनाया तो हमें ये मिल गया। ठीक, हम इसका ये निकालें, इसका ये निकालें, अगर इसको घटा दें इस पूरे से तो बचेगा क्या, इतना ही तो बचेगा, आएगा कि नहीं आएगा। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये आप देखोगे तो आपका इनिशियल ज्यादा फाइनल कम, तो ये नेगेटिव आ जाएगा और ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो इसका मतलब है प्लस और माइनस होकर के कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको एरिया ऑफ द शेडेड रीजन मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गए आपके। अब अगला जो टॉपिक है वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आप ये नोट्स बना लें। ठीक है, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।